दोस्तों नमस्ते। आज हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 8 की इंग्लिश की बुक हनी ड्यू के यूनिट 3 की पोएम मैकेविटी द मिस्ट्री कैट पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर को इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, जिसका लिंक हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आइए पढ़ते हैं मैकेविटी द मिस्ट्री कैट क्वेश्चन एंड आंसर्स। इसमें सबसे पहले वर्किंग विद द पोएम पोर्शन। इसका पहला क्वेश्चन, रीड द फर्स्ट स्टेंजा एंड थिंक। जो सबसे पहला दोहा श्लोक या छंद है उसे पढ़ें और सोचें। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इज मैकेविटी अ कैट रियली? क्या मैकेविटी वास्तव में एक बिल्ली है? इसका उत्तर है नो, मैकेविटी इज नॉट रियली अ कैट। नहीं, मैकेविटी वास्तव में एक बिल्ली नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन 2, इफ नॉट, यदि नहीं, हु कैन मैकेविटी बी? मैकेविटी कौन हो सकता है? इसका उत्तर है मैकेविटी कैन बी अ मास्टर क्रिमिनल और अ मिस्टीरियस क्रिएचर। मैकेविटी एक विशेषज्ञ अपराधी या एक विचित्र रहस्यमयी प्राणी हो सकता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन वाक्यों को पूरा कीजिए। इनमें सबसे फर्स्ट माफ कीजिए, अ मास्टर क्रिमिनल इज वन। इस सेंटेंस को हम कंप्लीट करेंगे। अ मास्टर क्रिमिनल इज वन हु कैन डिफाई द लॉ। एक विशेषज्ञ अपराधी वह है जो नियमों को खुलेआम चुनौती देता है, उनकी अवहेलना करता है। इसके बाद सेकंड, द स्कॉटलैंड यार्ड इज बेफल्ड बिकॉज। स्कॉटलैंड यार्ड संशय में है क्योंकि, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे। द स्कॉटलैंड यार्ड इज बेफल्ड बिकॉज दे कुड नॉट कैच मैकेविटी फ्रॉम द सीन ऑफ क्राइम। स्कॉटलैंड यार्ड भ्रम में है या संशय में है क्योंकि वे मैकेविटी को जहां अपराध होता है, अपराध के स्थल से पकड़ नहीं पाते हैं। इसके बाद थर्ड, पहले ब्लैंक स्पेस है, उसके बाद बिकॉज मैकेविटी मूव्स मच फास्टर देन देम। इसको हम कंप्लीट करेंगे। ही इज नेवर फाउंड बाय द फ्लाइंग स्क्वाड बिकॉज मैकेविटी मूव्स मच फास्टर देन देम। वह फ्लाइंग स्क्वाड के द्वारा नहीं पाया जाता है या नहीं पकड़ा जाता है क्योंकि मैकेविटी उनसे काफ़ी तेज़ है। इसके बाद थर्ड, अ कैट आई एम श्योर कुड वॉक ऑन अ क्लाउड विदाउट कमिंग थ्रू। एक बिल्ली मैं निश्चय मानता हूँ कि बादलों पे चल सकती है। ये कथन कहा गया है जूल्स वर्न के द्वारा। अब ये जूल्स वर्न कौन है? फिर पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच लॉ इज मैकेविटी ब्रेकिंग इन द लाइट ऑफ द कमेंट अबव? मैकेविटी कौन सा नियम तोड़ती है इस कमेंट के आधार पर? अब यह कमेंट कहा गया है जूल्स वर्न के द्वारा। जूल्स वर्न एक फ्रांसीसी लेखक थे। इन्होंने साइंस फिक्शन के फील्ड में बहुत से उपन्यास लिखे और प्रसिद्धि पाई। इनका एक प्रमुख उपन्यास है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, जो काफ़ी फेमस हुआ। इन्हें और इनके करीब जन्म के इनके 38 वर्ष बाद एक और लेखक श्री H.G. वेल्स हुए थे। इन्हें सम्मिलित रूप से साइंस फिक्शन लिटरेचर का जनक माना जाता है, जबकि इन दोनों की उम्र में 38 साल का फ़र्क था, लेकिन फिर भी इन दोनों को साइंस फिक्शन के फील्ड में साइंस फिक्शन लिटरेचर का जनक माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मैकेविटी इज ब्रेकिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी इन द लाइट ऑफ द कमेंट अबव। मैकेविटी गुरुत्वाकर्षण के नियम को तोड़ने की बात यहाँ बताई जा रही है इस कथन के आधार पर या इस कथन पर प्रकाश डालते हुए। इसके बाद क्वेश्चन 4, रीड स्टैंजा 3 एंड देन डिस्क्राइब मैकेविटी। जो छंद 3 है उसे पढ़ें और उसके बाद मैकेविटी को डिस्क्राइब करें या वर्णन करें इन 2 और 3 सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, अपने खुद के 2 या 3 वाक्यों के द्वारा। इसका उत्तर है अकॉर्डिंग टू स्टैंजा 3। स्टैंजा या छंद 3 के अनुसार मैकेविटी इज वेरी टॉल एंड थिन। मैकेविटी काफ़ी लंबा और पतला है। ही हैज़ संकन आइज, उसकी आंखें धसी हुई हैं। हिज ब्रॉज इज डीपली लाइंड, उसकी भौहें गहरी हैं। एंड हिज हेड इज हाईली डोम्ड, और उसका हेड सिर कुछ इस तरह का है जैसे स्कॉलर्स यानी विद्वानों और सोचने वाले थिंकर्स का होता है, विचारकों का होता है। हिज कोट इज डस्टी, उसका कोट धूल से भरा हुआ है। एंड विस्कर्स आर अनकॉम्ड, और उसके जो मुंह के ऊपर जो मूछों के से बाल होते हैं वो अनकॉम्ड यानी कंघी किए हुए नहीं है, यानी फैले हुए हैं। इसके बाद क्वेश्चन 5, से फॉल्स और ट्रू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो भी निम्नलिखित कथन नीचे दिए गए हैं उनके आगे या उनके बारे में बताइए कि वे सत्य हैं या असत्य।
सबसे पहला, मैकेविटी इज नॉट एन ऑर्डिनरी कैट। मैकेविटी एक साधारण बिल्ली नहीं है। बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर हम कहेंगे ट्रू। इसके बाद सेकंड, मैकेविटी कैन नॉट डू व्हाट अ फकीर कैन इजीली डू। मैकेविटी वो नहीं कर सकता जो फकीर आराम से कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है फॉल्स, क्योंकि मैकेविटी भी एयर में लेविटेट हो सकता है, फ्लोट कर सकता है। तो यह कथन फॉल्स हो गया। इसके बाद मैकेविटी हैज सुपर नेचुरल पावर्स। मैकेविटी की जो शक्तियां हैं वो अलौकिक हैं। तो बिल्कुल साहब, ये भी सत्य है, तो यहाँ पर हम ट्रू लिखेंगे। मैकेविटी इज वेल ड्रेस्ड, स्मार्ट एंड ब्राइट। मैकेविटी बहुत अच्छे से कपड़े पहना हुआ, चतुर और चालाक है। तो बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि मैकेविटी के बारे में हमने पढ़ा था कि इसका कोट डस्टी है, उसके विस्कस अनकॉम्ड हैं, तो ये भी फॉल्स है। इसके बाद फिफ्थ, मैकेविटी इज अ स्पाई, अ ट्रिकस्टर एंड अ क्रिमिनल ऑल रोल्ड इन वन। मैकेविटी एक स्पाई यानी गुप्तचर या जासूस है, ट्रिकस्टर एक चालबाज है, एंड अ क्रिमिनल और अपराधी है, ऑल रोल्ड इन वन, सब कुछ एक में ही है। तो बिल्कुल सही है, ये चैप्टर के हिसाब से बिल्कुल सही लग रहा है, इसलिए यहाँ पर हम आंसर देंगे ट्रू। इसके बाद क्वेश्चन 6, हैविंग रीड द पोएम। इसका मतलब है कविता पढ़ने के बाद ट्राई टू गेस, अंदाज़ा लगाने का प्रयास कीजिए, वेदर द पोएट इज फॉन्ड ऑफ कैट्स, कि क्या लेखक को या कविताकार को बिल्लियां पसंद है। इसके बाद इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, इफ सो, यदि है, वाई डज ही कॉल मैकेविटी अ फींड एंड मोन्स्टर। तो उसने मैकेविटी को एक फींड यानी डेविल या दुष्ट और मॉन्स्टर राक्षस क्यों कहा। इसका उत्तर है, सबसे पहले इसके फर्स्ट पार्ट का उत्तर देंगे, आफ्टर रीडिंग द पोएम, कविता पढ़ने के बाद, आई थिंक द पोएट इज फॉन्ड ऑफ कैट्स, मैं सोचता हूँ कि कवि को या लेखक को या कविताकार को बिल्लियाँ पसंद है। इसके बाद क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, आई थिंक द ऑथर लाइक्स टू पोर्ट्रे क्रिमिनल्स इन ए प्ले और अ नॉवल। मैं सोचता हूँ कि लेखक को अपराधियों का किसी भी नाटक या उपन्यास में चरित्र चित्रण करना पसंद है। पोर्ट्रे यानी चरित्र चित्रण करना, किसी चरित्र के बारे में बताना। फॉर दैट रीजन इट सीम्स दैट ही हैज़ प्रोजेक्टेड मैकेविटी एज द मास्टर और ग्रूसम क्रिमिनल। इसी कारण से ऐसा लगता है कि उन्होंने मैकेविटी को एक विशेषज्ञ या ग्रूसम से मतलब भीषण या भयावह, क्रिमिनल यानी अपराधी के रूप में प्रोजेक्टेड पेश किया है। इसके बाद क्वेश्चन 7, हैज़ द पोएट यूज्ड एक्सैगरेशन फॉर स्पेशल इफेक्ट। आपको क्या लगता है कि विशेष प्रभाव को दर्शाने के लिए लेखक या कविताकार ने एक्सैगरेशन यानी अतिशयोक्ति बहुत ज़्यादा दिखाने का प्रयास किया है। फाइंड अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ इट एंड रीड दोज लाइन्स अलाउड। इनके कुछ उदाहरण ढूंढिए और उन लाइन्स को, पंक्तियों को जोर से बोलिए। इसका उत्तर है, यस द पोएट हैज़ यूज्ड एक्सैगरेशन फॉर स्पेशल इफेक्ट्स। हाँ, कविताकार या कवि ने विशेष प्रभावों को दर्शाने के लिए एक्सैगरेशन यानी अतिशयोक्ति बहुत ज़्यादा का प्रयोग किया है। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स। उदाहरण निम्नलिखित हैं। ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ। उसने हर नियम तोड़ा है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। उसने गुरुत्वाकर्षण का नियम भी तोड़ा है। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर। उसके जो लेविटेशन या हवा में फ्लोट होने की जो पावर या शक्तियां हैं, उनसे फकीर भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फॉर ही इज़ अ फींड इन फिलाइन शेप। वह एक डेविल या राक्षस है। फिलाइन शेप, फिलाइन से मतलब समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू अ कैट फैमिली। बिल्ली के परिवार से कुछ संबंधित होगा तो उसे हम फिलाइन कहेंगे। तो बिल्ली की आकृति में वह एक राक्षस है, अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्राविटी, और एक राक्षस है डिप्राविटी यानी भ्रष्टाचार या दुराचार के रूप में। इस तरह से इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हुए। उसके बाद नीचे 2-3 जोक्स दिए गए हैं, हम साथ साथ वो भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले रिक कहता है, व्हाट डिड पापा फायरफ्लाई टेल ममा फायरफ्लाई। पापा फायरफ्लाई से मतलब जुगनू के पिताजी, वो जुगनू की माँ को क्या कहते हैं। जुगनू एक जीव होता है जो जंगलों में काफ़ी मिलता है, रात को अंधेरे में चमकता रहता है। इसकी चमक से ही हम इसे पहचान सकते हैं। तो इसका जवाब हिक कहता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो रिक बताता है, इज़ नॉट अवर चाइल्ड ब्राइट फॉर हिज एज। क्या हमारा बच्चा अपनी उम्र में ज़्यादा चमकदार है? नहीं है। इसके बाद दूसरा जोक, मैरी, वाई इज़ नॉट अ नोज
12 इंचेस लॉन्ग। एक नाक 12 इंच लंबी क्यों नहीं होती? तो जो इसका जवाब देता है, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है, वाई, क्यों? तो मेरी इसका जवाब देती है, बिकॉज इफ इट वॉज 12 इंचेस लॉन्ग इट वुड बी ए फुट। अगर ये 12 इंच लंबी हो जाए तो क्या ये एक पैर नहीं बन जाए? इसके बाद थर्ड जोक, अनीता आई गॉट 100 इन स्कूल टुडे। अनीता जी कहते हैं कि साहब मुझे आज स्कूल में 100 नंबर मिले। तो उनकी माता जी पूछती हैं, दैट्स वंडरफुल, बहुत आश्चर्यजनक है। व्हाट डिड यू गेट 100 इन? तो आपको 100 कहाँ मिले, किस चीज़ में या किस सब्जेक्ट में मिले, वे पूछना चाहती हैं। तो इसका जवाब अनीता जी देती हैं, 14 मैथ्स एंड 16 इंग्लिश। साहब उनको 40 नंबर तो गणित में मिले और अंग्रेजी में 60 मिले, तो ऐसे टोटल करके उनके 100 हो गए। तो इस तरह से आज हमने चैप्टर मैकेविटी द मिस्ट्री कैट के क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से पढ़े और उन्हें समझने का प्रयास किया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। एक चीज़ मैं और यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि सब्सक्राइबर्स हमारे बहुत कम आ रहे हैं, जिससे हमको आगे वीडियोस बनाने का एनकरेजमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को काफ़ी संख्या में सब्सक्राइब करें, चैनल्स को लाइक, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।